जी आपके पास आता हूं। क्षमा चाहता हूं बहुत देरी से आ रहा हूं, लेकिन आपने सभी विद्वानों की बात सुनी, सभी ने तथ्यात्मक बात कही है और मैं उनकी बात से सहमत होते हुए कि आज क्या मोदी इतना बड़ा रिस्क उठा सकते हैं कि सबको साइडलाइन कर दें और फिर अपने बलबूते पे शायद ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अकेला सब पर भारी। उन्हें वास्तव में क्या किसी की जरूरत नहीं है? क्या वास्तव में वो समझते हैं कि जो भी मेरे साथ आएगा, जो राजेश ठाकर जी ने कहा कि तुम तो एक मेंबर हो, प्रधानमंत्री तो मुझे बनना है और मैं तुमको जिता के ले जाऊंगा। लोगों ने वोट तुम्हारे नाम पर नहीं देना है, लोगों ने वोट बीजेपी के नाम पर नहीं देना है, लोगों ने वोट मोदी के नाम पे देना है। और लाल किले की प्राचीर से भी कहते हैं मोदी की गारंटी है। वहां पे देश का प्रधानमंत्री बोल रहा था, मोदी नहीं बोल रहा था, लेकिन गारंटी प्रधानमंत्री की नहीं थी, मोदी की थी। तो ये एक कॉन्फिडेंस कहोगे, ओवर कॉन्फिडेंस कहोगे, बड़बोलापन कहोगे, या फिर ये कहना कि मैं बिना राजनाथ, बिना गडकरी, बिना हेमंता, बिना योगी या बिना वसुंधरा के मैं अकेला ही चुनाव जीत सकता हूं। इतना बड़ा विश्वास मैंने भारत में तो शायद किसी राजनेता को पिछले क्या कहते हैं कि 70-75 सालों में देखा नहीं मैंने कभी। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। सत्ता में आदमी जब रहता है ना तो उसका अपना एक अलग व्याकरण होता है। वो सोचता है कि अल्टीमेट मैं ही सोच सकता हूं, जो मैं ही सोचता हूं वही अंतिम सत्य है, इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता, कोई बहस नहीं कर सकता, क्योंकि वो एकदम एक अजीब परिवेश में रहता है। वो ये हमेशा से होता आया है। आप कांग्रेस को याद कीजिए, कांग्रेस ने अपने क्षेत्र में वो कैसे खत्म कर दिया और बाद में आज हर राज्य में छत्र खोज रहे हैं। सवाल यह है ना कि आप बिना राज्य स्तर पे नेतृत्व के संभव ही नहीं क्या चुनाव जीत लें। राजेश ठाकर जी ने जो उदाहरण दिया गुजरात का, वो वहां इसलिए सफल हैं आज भी कि वहां से आते हैं, आप वहां की राजनीति आपने की है। लेकिन आप तमिलनाडु में राजनीति नहीं करते हैं, आप उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं करते, आपके नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है। हिमाचल में आपके कहने पर सामान्य मतदाता छोड़ दीजिए, आपका पार्टी का नेता चुनाव में नहीं बैठा और लोगों को आप गुजरात कर्नाटक में बताते रहे कि आप सबको भूल जाइए, केवल आपका जो मिलने वाला वोट है वो मुझको मिलेगा। कर्नाटक में सुन लिया क्या लोगों ने? और ये भी नहीं, 75% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया और आपको उखाड़ फेंका वहां से। अब आप लोग तर्क देते हैं कि साहब कर्नाटक में हमारा वोट का प्रतिशत नहीं गिरा, हमको कभी बहुमत मिला था कर्नाटक में। अरे कब आपके 3 विधानसभा क्षेत्रों में जमानत जब्त हुई थी, यही बता दीजिए। तो ये स्थिति है। दूसरी चीज, जब आप सत्ता में नहीं होते हैं और आप बात करते हैं, उसका एक अलग असर होता है। लोग आपको देखे नहीं रहते हैं, आपको परखे नहीं रहते हैं, आपके कामकाज को देखे नहीं रहते हैं, आपकी बात विश्वास करते हैं। 9.5 साल सत्ता में रहने के बाद आप हवाई बातें नहीं कर सकते। आपके आश्वासनों पर लोग जीने वाले नहीं हैं, इसलिए कि आप जो आश्वासन देंगे उनका लोग मूल्यांकन करेंगे कि इन आश्वासनों को पूरा करने के लिए 9.5 साल में, 10 साल में आप उस दिशा में कितनी यात्राएं आपने की है। इस बिना पर आपका मूल्यांकन होना है और इस बिना पर आपको वोट मिलना है या नहीं मिलना है। और अगर आपको इतना ही आत्मविश्वास है तो चुनाव की घोषणा के 3 महीना पहले छत्तीसगढ़ और आप मध्य प्रदेश में आपने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, और उसमें भी जिस पे आप नारा देते हैं कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ये 3 देश के दुश्मन हैं और हमको उनके खिलाफ लड़ना है, और परिवारवाद का जम के आपने समर्थन किया। अभी जो आपने टिकट घोषित किए हैं, कहाँ आपने उससे मुख मोड़ लिया? कहाँ आपने अपने पार्टी जो सामान्य कार्यकर्ता है, दरी बिछाने वाले आज तक, उनको आपने टिकट दे दिया, उनको आपने तरजीह दी कि नहीं हम इनको नहीं देंगे, जो हमारे सामान्य कार्यकर्ता है उनको देंगे। जम के परिवारवाद चला। परिवारवाद का नाम आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। अशोका विश्वविद्यालय के एक शोधार्थी, एक प्राध्यापक ने यह रिसर्च किया कि 2019 के चुनाव में क्या हुआ था और कहा कि 25% भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं, तो बेचारे की नौकरी चली गई। आप एक ये होने कहने की बात होती है कि आप अगर आपको इतना ही अपने ऊपर आत्मविश्वास है तो ये 38 दल खोज के लाने की आवश्यकता क्या थी? वो संख्या ही तो गिना रहे हैं आप, उनका कोई अस्तित्व नहीं है कहीं भी। पार्टियों को तोड़ने की क्या जरूरत है आपको? आप क्यों शिवसेना और एनसीपी को तोड़ रहे हैं? विभिन्न राज्यों में दल बदल क्यों करा रहे हैं आप? अगर आपको इतना ही विश्वास था कि आपके नाम पर और आपकी अपनी ताकत से लोग चुनाव जीत जाएंगे, तो जिस
ईश्वरप्पा साहब को आपने मद्रास कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मामले में मंत्रिमंडल से हटाया था, उनसे आपने बात क्यों की? जिस येदियुरप्पा साहब को आपने कर्नाटक में भ्रष्टाचार से मुख्यमंत्री पद से हटाया था, आप उनको आगे आपने क्यों रखा? और उनके बेटे को आपने टिकट क्यों दिया? उनका एक बेटा सांसद, उनका एक बेटा एमएलए, अब खुद वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार। वहां ना आपको परिवार दिखाई पड़ा, ना आपको भ्रष्टाचार दिखाई पड़ा। आपका तो आया ये होता है ना कि ये फर्जी टाइप का आत्मविश्वास है, लोगों को दिखाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में एक विश्वास भरे रहने के लिए कि नहीं हम चुनाव जीत रहे हैं और हमको ही चुनाव जीत करके आना है। यह केवल अपनी फौज के लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास बनाए रखने का एक तरीका है, हमेशा से तरीका लोग अपनाते रहे हैं। वस्तुस्थिति ये सबको पता है कि जो कुछ भी आप आश्वासन दे रहे हैं वह इस बिना पर उसका मूल्यांकन होगा कि 9.5 साल आपने किया क्या। आपके गवर्नेंस के आधार पर आपका मूल्यांकन हो रहा है, और गवर्नेंस के आधार पर अगर आप बात करेंगे तो हर स्तर पर आपकी सफलताएं सामने आती है। उन सफलताओं की आप चर्चा नहीं करना चाहते, क्यों? आपने एक तरीका अपना लिया है कि अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो उन विषयों की लोग चर्चा नहीं करेंगे, वो बातें अपने आप में दब जाएंगी। कहीं हुआ है आज तक? उन चीजों की बात लोग नहीं करेंगे, आपकी बात पर यकीन कर लेंगे। संभव है ये? तो केवल ये बात कहने के लिए है। और मेरा अपना मानना यह है कि एक एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है, और यह एंटी इनकम्बेंसी का जो फार्मूला है बहुत पुराना फार्मूला है कि उम्मीदवार बदल दीजिए। आप उम्मीदवार बदल देने से सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज की एंटी इनकम्बेंसी छत्तीसगढ़ में क्यों खोज रहे हैं आप? वहां तो सरकार में आप है नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई नाम लेवा आपका नहीं है, आपका कोई लीडरशिप ही नहीं है वहां। पिछले 5 सालों में उस सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर पाया, किसी बिना पर आप उस पर हमला नहीं कर पाए, और उस सरकार ने अपने गवर्नेंस के आधार पर लोगों के बीच में है वो ये आप तो ये कह रहे हैं कि हमने कोरोना काल में बहुत बड़ा काम किया, और आप इस दावे को लोग उससे मूल्यांकन कर रहे हैं कि लोग हजारों किलोमीटर पैदल सड़कों पर चलते हुए दिखाई पड़े। और जब छत्तीसगढ़ की सरकार ये कहती है कि हमने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, तो लोग ये कहते हैं कि वहां के किसी मजदूर को उनके कल कारखानों से बाहर नहीं निकलने दिया गया, कि आप यहीं रहिए और सब व्यवस्था आपकी यहीं की जाएगी। दोनों में फर्क है कि आपने डिलीवर क्या किया है, इस बिना पर आपका मूल्यांकन होना है। और ये निस्वाभाविक सी बात है कि एक है अपने आपके मन में एक तरह का भय है कि आखिर क्या होगा। इसीलिए आप तरह की नैरेटिव बना, जिसकी बात अभी आपने भी की कि और समीर ने भी की कि नितिन गडकरी की खबर को न छापने देने के लिए तमाम मीडिया हाउसेज में दबाव डाले जा रहे हैं। यह जो मेरी व्यक्तिगत मान्यता ये है कि जो सीएजी की रिपोर्ट है वो उसी कड़ी का एक अंग है, गडकरी के ऊपर हमला करने की कोशिश। गडकरी ने जवाब दिया हुआ है, सीएजी को पत्र लिखा है, उस पत्र की चर्चा कोई नहीं कर रहा। आप दिनेश जी आप विधिवत जानते हैं कि सीएजी में पैरा तब बनता है जब विभाग से या मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए जाते हैं, उसके बिना पैरा नहीं बनता। और वो मंत्रालय कह रहा है कि हमने मेरे अंतिम पत्र का बैठकें हो चुकी थी, सभी बातें उनको बताई जा चुकी थी, अंतिम पत्र हम उनको देने वाले थे, उसके पर उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दिया। मुर्मू साहब के एक काबिल अफसर होंगे वो, लेकिन मुर्मू साहब का एक अतीत है, उस अतीत से आप मुक्त नहीं हो सकते। मुर्मू साहब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनके प्रमुख प्रधान सचिव थे वो। मुर्मू साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी थे होम में जब अमित शाह साहब गुजरात के गृह मंत्री थे। मुर्मू साहब जब ये जम्मू कश्मीर खत्म हुआ है तो वहाँ के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इस्तीफा दिए हैं और इस्तीफा देने के तीसरे दिन ये सीएजी के पद को उन्होंने धारण कर लिया है। एक अतीत है आपका, मैं उनकी इंटीग्रिटी पे कोई संदेह नहीं पैदा कर रहा हूँ, लेकिन एक अतीत के साथ भी आप ये देखा जाएगा ये रिपोर्ट क्यों नहीं, कैसे आई, आखिर रिपोर्ट सिविल एविएशन पे क्यों नहीं आ रही है, यह रिपोर्ट रेलवे पे क्यों नहीं आ रही है, यह रिपोर्ट स्टील पे क्यों नहीं आ रही है, जहां ह्यूज पैसा खर्च होता है, बजट का ढेर सारा रुपया खर्च होता है, और आप एक ऐसे मुद्दे पर लेकर के आ रहे हैं जो पूरा का पूरा जो परियोजना है वो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देख रही थी। खैर ये अलग विषय है, उन्हें अलग लोग लाएंगे। हालात सामान्य नहीं है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मध्य प्रदेश में आज कोई ये नहीं कहने वाला है कि मध्य प्रदेश की सरकार लौट रही है, आज कोई ये नहीं कहने वाला है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस को हरा ले जाएगी, क्यों कि केंद्र का गवर्नेंस हो और चाहे विपक्ष के रूप में आपकी भूमिका हो छत्तीसगढ़ में, दोनों लोगों के मानकों के और अभिलाषाओं के अनुरूप नहीं रहे। वही स्थिति आपके मध्य प्रदेश में है।
मध्य प्रदेश में आप संगठन के स्तर पे कमजोर हैं, एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है, पार्टी में मतभेद खूब है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार दुनिया के हैं, और कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस आपके भीतर एक अपने आप को संगठित पार्टी के रूप में मजबूती के साथ लोगों के बीच में जा रही है, और सरकार एक विपक्ष के रूप में भी पूरे 5 साल सक्रिय रही। वहां क्या कर लेंगे आप? सवाल ये नहीं है। और मैं मानता हूं कि जो यह इसको सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल या किसी का नाम भले मत विधानसभा चुनाव को दीजिए, लेकिन मेरा यह मानना है कि इन विधानसभा चुनाव में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक राजनीतिक परिवेश बनेगा, एक राजनीतिक माहौल बनेगा कि लोग आने वाली जो 2024 का चुनाव है उसको किस रूप में लेते हैं। व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन व्यक्ति इस लिहाज से महत्वपूर्ण होता है कि उससे लोग अपनी समस्याओं का समाधान देखते हैं। किसी का चेहरा मोहरा अच्छा नहीं लगता लोगों को। अगर आप डिलीवर करते हुए देखेंगे तो एक से एक व्यक्ति लोगों ने स्वीकार कर लिया, बिना किसी शकल सूरत के ओमपुरी सफल अभिनेता रहे हैं फिल्म दुनिया में, और एक से एक चॉकलेटी चेहरा लेकर के लोग फेल कर गए। क्योंकि आप जिस फील्ड में हैं, अगर आप गवर्नेंस में हैं तो आपको गवर्नेंस देनी पड़ेगी, अगर आप एकेडमिक्स में हैं तो आपको उस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, आप वैज्ञानिक हैं तो आपको अपना वहां पर वैज्ञानिक उपलब्धियां बतानी पड़ेंगी। जमानी जमाखर से काम नहीं चलने वाला है, और लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, संभव नहीं है। और 9 साढ़े 9 साल के कार्यकाल में ये हालात बने हैं कि आपको अपने गवर्नेंस का एक लेखा जोखा लोगों के सामने देना पड़ेगा, लोगों का विश्वास जीतने के लिए। इसके अभाव में लोग आप विश्वास कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं। जी, आज लगता है अचल जी का तो नेटवर्क ही शायद पूरा का पूरा ही एक